क्या इंडिया अलायंस का खेल खत्म हो चुका है? क्या अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी विरोध में बना विपक्षी दलों का जो गठबंधन है यानी इंडी गठबंधन पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाने के कारण गठबंधन की कई पार्टियां अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा अब तक कर चुकी है। गठबंधन के सबसे अहम दो दल तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही एकला चलो की रणनीति अपना चुके हैं। पंजाब में केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर ममता भी बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी गठबंधन का साथ छोड़ दिया। थोड़ी देर पहले फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। यही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है। उन्होंने एनडीए में जाने का संकेत देते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री बुलाएंगे तो उनसे कौन नहीं बात करना चाहेगा। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें थीं। बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हो गई हैं और लद्दाख में 2 सीटें हैं। फारूक के स्टेटमेंट से विपक्षी खेमे में बेचैनी पैदा हो गई है। विपक्ष एकजुट होकर के एनडीए को चुनौती देने की कोशिश में है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख बदलना विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े करता है। देखिए, क्या कुछ सवाल है इससे जुड़े हुए, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग पाला बदल रहे हैं तो कुछ लोग दामन छोड़ रहे हैं इंडिया अलायंस का। ऐसे में सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से इंडी को कितना बड़ा झटका लगा। क्या इंडी गठबंधन छोड़ एनडीए से जुड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला? टीएमसी और आप अब एनसी में नहीं दिया साथ, तो ऐसे में कांग्रेस रह जाएगी क्या खाली हाथ? ये कुछ अहम सवाल है, क्योंकि अब चुनाव और नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल और गहराते जा रहे हैं। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, बाय बाय यात्रा बन चुकी है, क्योंकि आज और अभी एक खबर आई है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वो भी बाहर चले जाएंगे इंडी अलायंस के, और वो अकेले ही लड़ेंगे चुनाव, अपने बलबूते पर लड़ेंगे चुनाव। मतलब सोचिए, जब से राहुल जी की न्याय यात्रा शुरू हुई है उससे पहले मायावती जी ने बाय बाय बोल दिया, फिर मिलिंद जी ने बाय बाय बोल दिया, ममता बनर्जी ने बंगाल से बाय बाय बोल दिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाय बाय बोल दिया। कल हमने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी 1 सीट ऑफर करके छोड़ दिया है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें देकर छोड़ दिया गया है, महाराष्ट्र में भी संजय बनाम संजय चल रहा है, केरला में भी लेफ्ट जो कह रहा है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ दे, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है बाय बाय। तो देखिए, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का भी जो टूट है वो इंडी गठबंधन से साफ नजर आ रहा है। लेकिन अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर ये जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो सियासत करती हुई नजर आ रही है। फारूक अब्दुल्ला का ये जो स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री अगर बुलाएंगे तो कौन नहीं जाएगा, ये जाहिर है साफ तौर पर यही संकेत दे रहा है कि अब एक बार फिर से टूट इंडी गठबंधन में देखने को मिलने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है। एक एक करके जितने भी सहयोगी दल थे वो इंडी गठबंधन से टूट रहे हैं। ऐसे में चुनाव के लिए वक्त बहुत कम है, अलग रणनीति पर पहले चर्चा हुई होगी। ऐसे में कांग्रेस खुद को कैसे संभालेगी? विपक्षी पार्टी है सबसे बड़ी इस वक्त कांग्रेस, और ऐसे में आप और टीएमसी के बाद जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है और इसके बाद रणनीति कैसे बनाएगी कांग्रेस, एक अहम सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से इंडी को बहुत बड़ा झटका लगा है, और क्या इंडी गठबंधन एनडीए से जुड़े फारूक अब्दुल्ला को छोड़ देगा? हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए, सवाल बहुत क्लियर है। दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि अब कांग्रेस की तरफ से क्या होगा। अब तक क्या हुआ ये हम सब देख रहे हैं, और हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंच चुकी है कि जिसका डर था वही होगा। ये शुरुआत हुई कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन बनेगा, उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर के, और ये फॉर्मूला जब तय नहीं हो पाया तो जाहिर है लोग तो सोचेंगे ही कि चलिए अब अलग अलग रास्ता अपनाते हैं। बिल्कुल, और
2024 के चुनाव सिर पर हैं और उस बीच में एक और झटका इंडिया गठबंधन को, और शायद अब झटका कहें या फिर जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि जो राहुल गांधी की यात्रा है उसको भी शॉर्ट कर दिया गया है, क्योंकि तय नहीं हो पा रहा बिना राहुल गांधी की प्रेजेंस के कि किसको टिकट देनी है किसको नहीं। तो जो सीट शेयरिंग एक प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वो प्रायोरिटी नहीं दिखी। फिर नीतीश कुमार के जाने के बाद, आरएलडी के जाने के बाद, और अब एनसी जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, अब ये समझते हैं कि इससे क्या नुकसान क्या फ़ायदा। देखिए 2024 के चुनाव के साथ, यानी कि संसदीय चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, और अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो लोकसभा का चुनाव अलग से लड़ेंगे। अब इसको किस तरीके से देखा जाए? पहला, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर में जब पार्षद के चुनाव, तमाम तरीके के चुनाव और डेवलपमेंट और विकास और तमाम चीज़ों पे इतना फोकस कर रही है, तो जाहिर तौर पे वो चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी है उसको नतीजे अच्छे मिले। साथ में जिस तरीके से पहले ये माना गया था कि पीडीपी और एनसी गठबंधन हिस्सा होंगे इंडिया गठबंधन का, एनसी मना कर चुकी है और ये संकेत भी दे चुकी है कि अगर गृह मंत्री बात करेंगे तो हम भी उनसे बातचीत कर लेंगे। संकेत ये है एनडीए के साथ जाना। और आप देखिए अब एक के बाद एक, पहले महाराष्ट्र पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ने अपने जिस तरीके से चीज़ें हुई भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हुई या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुई। बिहार आप देखिए नीतीश कुमार आ गए। अब जम्मू कश्मीर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट राज्य है जहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो। ऐसे में आप देखिए कि कैसे फारूक अब्दुल्ला और उससे पहले जब बात हो रही थी कि किस तरीके से कांग्रेस के जो सीनियर नेता थे जो एलओपी भी रह चुके हैं राज्यसभा में, वो भी छोड़कर चले गए थे। तो ये तमाम संकेत ये नजर आ रहे हैं कि एक और चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने और कहीं ना कहीं एक और फेदर इन द कैप भारतीय जनता पार्टी के फेवर में यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है अदिति कि क्या फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट के बाद एनडीए की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से कोई कदम उठाए जाएंगे, या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर के बीजेपी सरकार पूरी तरीके से क्लियर है कि चुनाव कैसे लड़ना है, क्योंकि जो साम दाम दंड भेद देने थे वो बीजेपी दे चुकी है। देखिए एनसी का दूर हो जाना और अब सिर्फ पीडीपी बचती है, पीडीपी के साथ एक बार एनडीए गठबंधन में रह चुकी है, तो वो पोस्ट इलेक्शन भी स्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला का इस तरह का बयान देना, और फिर अब क्योंकि अभी तक जयराम रमेश ने ये कहा है कि हमारी बातचीत चालू है, तो कहीं ना कहीं अब ये समझ आ रहा है कि अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा फारूक अब्दुल्ला नहीं रहे, और अगर एनडीए आगे से प्रपोज करती है या भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल होने के लिए कहती है, तो शायद फारूक अब्दुल्ला अपना मन बना चुके हैं, पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी ज़मीन को मजबूत करना चाहती है। जब पीडीपी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था तो सबसे बड़ी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ रहकर अपना संगठन खड़ा करना चाहती थी, और वही हुआ। किस तरीके से पहले पीडीपी के साथ सरकार बनाई और उसके बाद हालात बदल गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी जितना महत्वपूर्ण बिहार को मान रही है, महाराष्ट्र को मान रही है, बंगाल को मान रही है, उत्तर प्रदेश को मानती है, उतना ही महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर में सरकार, क्योंकि वो चुनाव जो हैं लोकसभा के साथ होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये भी मान रही है कि जो भी चुनाव, जैसे उड़ीसा है, जैसे बहुत सारे राज्यों में चुनाव जो हैं 2024 में यानी संसदीय चुनाव के साथ होंगे, वहाँ इस पूरे वेव का, इस नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और तब जब वहाँ की रीजनल पार्टीज़ इंडिया गठबंधन के साथ ना होके या तो अकेले चुनाव लड़ें या प्री या पोस्ट अलायंस कर लें, तो ये एक, और जैसे गुलाम नबी आज़ाद ये बोल चुके हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में जैसे भी चुनाव के नतीजे आते हैं, इसका केवल और केवल इसकी जिम्मेदार होगी इंडिया गठबंधन, और उसमें जो सिंसियरिटी, लैक ऑफ सिंसियरिटी है। तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद भी जब अलग हुए उसके बाद उनके कहीं ना कहीं जो करीबियाँ दिखी बीजेपी के साथ, चाहे बयानों में दिखी, तमाम तरीके से दिखी, तो गुलाम नबी आज़ाद भले ही नई पार्टी है, लेकिन जो गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू कश्मीर का एक्सपीरियंस है वो भी कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल या तो हो सकते हैं या एनडीए को पीछे से बैक कर सकते हैं, क्योंकि अमित शाह ये क्लियर हैं, नरेंद्र मोदी ये क्लियर हैं कि जितना महत्वपूर्ण देश का लोकसभा चुनाव है उतना ही महत्वपूर्ण जम्मू और कश्मीर का चुनाव है। जिस तरीके से 370 हटाई तमाम स्थितियां हुई, भारतीय जनता पार्टी
चाहती है कि जम्मू कश्मीर में भी अब भाजपा का झंडा फहराए और उसको मुख्य धारा में लाना तमाम तरीके की अलग बातें, लेकिन अगर चुनावी लिहाज से बात करें तो एनसी का इंडिया गठबंधन से दूर होना, गुलाम नबी आज़ाद की इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी को फेवर देता है। भले ही विपक्ष ये कहता रहे कि ईडी के समन के बाद ईडी ने बुलाया, तमाम तरीके की स्थितियों के बाद अब फारूक अब्दुल्ला ने फैसला लिया है, लेकिन सत्य ये है कि चाहे फिर महाराष्ट्र हो, पूरी जमीन बदल गई, चाहे बिहार हो, नीतीश कुमार के आने के बाद इंडिया गठबंधन की वो एकजुटता खत्म हो गई और अब एनसी फारूक अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं। ममता बनर्जी के रुख आपको पता है और फिर आम आदमी पार्टी का पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस के साथ रुख पता है, ममता बनर्जी का बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के साथ रुख पता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन मुट्ठी बंद मुट्ठी खुल चुकी है और जैसे कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो रही है। फिर और जाहिर है ये तो जग जाहिर भी है अदिति, जो स्थिति बन रही है इंडिया अलायंस की वो जग जाहिर भी है। लेकिन इससे पहले कि इंडिया अलायंस पे मैं जाऊं, एक छोटा सा सवाल और आपसे, अगर बीजेपी और एनडीए की तरफ से ये फेवरेबल सिचुएशन को इनकैश भी किया जाता है और अगर फारूक अब्दुल्ला को अपने साथ भी लेती है बीजेपी, तो बीजेपी को वहां पर जम्मू कश्मीर में कितना फायदा मिलता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, लंबे समय आपने देखा होगा जब 370 हुआ, जिस तरह की स्थिति हुई, बारीकी से समझते, क्योंकि मैं वहाँ जब गई और वहाँ के दुकानदारों से, लोगों से, सबसे बात की तो कहीं ना कहीं वो ये मान रहे थे कि जो यहाँ की रीजनल पार्टी अगर 370 हटाने का, यानी वहाँ का मुख्यमंत्री अगर 370 हटाने का फैसला लेता तो हमें मंजूर था, लेकिन अब देश की सरकार, क्योंकि वो शुरुआत में उसको अपनी सरकार नहीं मान रहे थे, फिर धीरे 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 बदलाव हुआ, धीरे धीरे मुख्य धारा में आए, विकास हुआ, वहाँ डेवलपमेंट हुआ, स्थितियाँ बदल गई, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को अपने पूरे पैर फैलाना, पूरी तरीके से स्थायी सरकार बनाने के लिए वहाँ के वो लोग जिनकी एक्सेप्टेंस है लोगों के बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वहाँ के वो लोग जिनकी एक्सेप्टेंस है, जैसे फारूक अब्दुल्ला, दशकों से उनकी एक्सेप्टेंस है, उनके परिवार की, उनकी पार्टी की, वैसे ही गुलाम नबी आज़ाद, दशकों से उनकी एक्सेप्टेंस है वहाँ पर। अगर ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं तो वहाँ की जो आवाम है उसको इस बात की बेफिक्री होगी कि अगर हमें सरकार से कोई बात रखनी है, करनी है, तो हमारे पास फारूक अब्दुल्ला जो हमारे ही लोग हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो हमारी भावना को समझते हैं, हमारे संस्कृति से आते हैं, वो लोग साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं आवाम के साथ एक रीजनल और डायरेक्ट कनेक्ट बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वहाँ के रीजनल नेता अब उनके साथ आ जाएं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि महाराष्ट्र में, जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, वैसे ही वहाँ पर एक सेंटिमेंट शिवसेना का था, भाजपा से ज्यादा प्रबल सेंटिमेंट शिवसेना का था। लेकिन हुआ क्या कि जब उद्धव ठाकरे और अमित शाह या उद्धव ठाकरे और भाजपा की नहीं बन पाई थॉट प्रोसेस में, भले ही विचारधारा में पार्टी के लिहाज से वो सेम थे, राम मंदिर और तमाम चीजें, लेकिन जब पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में नहीं बने, तमाम चीजें हुई, उसके बाद शिंदे की शिवसेना आई। अब शिवसेना का वो वोट बैंक, शिवसेना के काफी कार्यकर्ता भाजपा के साथ जुड़ गए, तो इससे भाजपा को अपना संगठन मजबूत करने का मौका मिला। फिर एनसीपी का ऐसा वोट बैंक था, जैसे पश्चिमी बात करें महाराष्ट्र की, अजीत पवार को जब लिया गया तो पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर सेंधमारी करने का प्लान था। अब आप देखिए, एनसीपी का एक बड़ा वोट बैंक, एनसीपी के इतने सारे विधायक अब उस एनसीपी में आ गए जो भाजपा के साथ है। तो इसी तरीके से जब आपको इन रोड्स बनानी होती हैं किसी राज्य में, तो ये फारूक अब्दुल्ला का इंडिया गठबंधन से दूर होना, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की बात कहना और ये संकेत देना कि अगर गृह मंत्री बुलाएंगे तो क्यों नहीं जा सकते, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में इन रोड्स करने की तरीके हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात जी। और अब इंडिया अलायंस को आगे बढ़ते हुए कैसे देख रहे हैं आप अदिति? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और इसलिए भी क्योंकि इंडिया अलायंस जिस तरीके से कदम बढ़ाकर के आगे चल रही थी, एक एक करके टूट गई, और अब जो वक्त है वो बहुत कम है। कांग्रेस क्या खुद को इतने कम समय में समेट पाएगी? देखिए, कांग्रेस इस जीत और हार की लड़ाई की लकीर में बहुत पीछे है और बहुत छोटी है, और ये कांग्रेस समझ चुकी है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है, जो कि बहुत ज़्यादा संभव नज़र नहीं आता, फिर भी ये चाहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की चाहे 2 सीटें, चाहे 10 सीटें, चाहे 100 सीटें कम करे।
ये तो पता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही आ रही है, लेकिन चुनौती है आंकड़ों की। अगर 303 से ज्यादा आंकड़े जिसका दावा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वैसा होता है तो फिर 2024 से लेकर 2029 तो फिर का अदिति कार्यकाल मल्लिकार्जुन एकदम अलग खड़गे होगा। को राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया, इसका फायदा क्या मिलेगा? ऐसा अगर होता कि राहुल गांधी खुद बनते तो कहीं ना कहीं इसका फायदा ज्यादा होता या फिर नहीं होता? देखिए, परिवारवाद का जो आज आरोप लगता है, जो फिर भी नरेंद्र मोदी लगातार संसद में अभी भी लगाया, परिवारवाद का आरोप अगर अभी राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो ज्यादा लगता, अगर प्रियंका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष होती तो ज्यादा लगता। यही वजह है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चूज किया। हालांकि सोनिया गांधी चाहती थी कि राहुल गांधी मान जाएं, लेकिन राहुल गांधी 2.5 साल तक नहीं माने। तो अब पूरी कांग्रेस के पास केवल एक ही रास्ता है कि वो कैसे भी करके जिन राज्यों में कांग्रेस की थोड़ी भी इनरोड्स हैं वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम करने की कोशिश करें, क्योंकि नॉर्थ से उम्मीद है नहीं साउथ। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाने के फायदे पे जो आप कह रही हैं, पहला परिवारवाद का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाइल्यूट होता है कि राहुल गांधी बन सकते थे लेकिन नहीं बने। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित है, बड़ा फेस है, और दूसरा साउथ से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट साउथ का दिया जाता है। केसी वेणुगोपाल साउथ से आते हैं, तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी जहां पर अपने आप को चुनौती मानती है दक्षिण में, वहीं पर भारतीय कांग्रेस चाहती है कि हम अगर सीटें कम करने की जो कोशिश है वो साउथ से कर ले। तो लब्बो लुबाब ये है, ममता बनर्जी, हालांकि भले ही ममता बनर्जी सीपीएम और कांग्रेस अगर बंगाल में साथ आ जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल है, भले ही ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर वो तीनों साथ आ जाएंगे तो वोट बैंक भाजपा के पास शिफ्ट हो जाएगा। यही वजह है कि रणनीति के तहत ममता बनर्जी साथ नहीं आना चाहती सीपीएम के, क्योंकि सीपीएम का वोट बैंक भाजपा को शिफ्ट हो सकता है, इसलिए वो चाहती है सीपीएम अलग लड़े और बाद में इंडिया अलायंस का हिस्सा रहे। ठीक है। दूसरी बड़ी बात है, वही बात है पंजाब में आम आदमी पार्टी और भारतीय कांग्रेस एक साथ अलायंस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर ये दो साथ हो गए, वैसे तो वोट बिखराव होता है, या तो आम आदमी पार्टी को देंगे या कांग्रेस, लेकिन अगर ये साथ हो गए तो वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी को, इसलिए ये इंटेंशनली साथ नहीं आए। लेकिन लबो लुबाब ये है, नीतीश कुमार के जाने से पूरा माहौल इंडिया गठबंधन का जज्बा खराब हो गया, और उससे बड़ी बात है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारने से वो परसेप्शन कांग्रेस का खराब हुआ। फिर नीतीश कुमार ने अपना परसेप्शन देखते हुए अपने आप को स्थायी करने के लिए ये छोड़ दिया, फिर आरएलडी ने छोड़ा, जयंत चौधरी ने, और फिर अब फारूक अब्दुल्ला ने। अब आगे देखते हैं फेहरिस्त कितनी लंबी होती है, और हालांकि वक्त बहुत कम है, तो अब आगे ऐसा लग रहा है कि चुनावी मोड हो ही चुका है अदिति। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आंकड़ों में कहां तक पहुंचता है।